तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक। तो इस किताब का पाठ नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और आपके पाठ का क्या नाम है? 16 महाजनपद। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक चीज बता देता हूँ आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में तुम पता ही पूरी तो देख के जाते नहीं हो, है ना, रास्ते में भग लेते हो। चलो वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको, जो है पूरी किताब हमारा भारत एक का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके अंदर नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, हर एक चीज की आपको वीडियो मिल जाएगी और साथ में लिखे हुए भी मिलेंगे आपको। तो वेबसाइट का और जो है प्लेलिस्ट का दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में, चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को डायरेक्ट, जिसके लिए तुम आए हुए हो यहाँ पे। ये जो है ना, यहाँ पे अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर भी है, साथ में जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो वाले प्रश्न उत्तर भी है, ठीक है। वो सारे मिलेंगे आपको यहीं पे, जो जो आपको मस्ट प्रिपेयर करने चाहिए और जो मतलब एग्जाम में आते रहेंगे ना, वो ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे। चलो देखते हैं। अब पहला प्रश्न है, पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन। दो क्वेश्चन पूछे, कहाँ पर हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, यानी कि राजा कौन था और कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, वैसे सेम क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ और किसके दरबार में, किसके शासनकाल में हुआ? अब ये था कालासोंग, जिसको काकवर्ण, इनमें से कोई सा नाम याद रख लेना जो तुमको इजी लगे। उसके शासनकाल में वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? कौटिल्य, या फिर यहाँ पे जो है ना कौटिल्य के बजाय लिख देंगे चाणक्य। तो चाणक्य द्वारा रचित या कौटिल्य द्वारा? कौटिल्य ज्यादा प्रसिद्ध नाम था उनका, चाणक्य कम जानते थे, यूज नहीं करते इतिहास की किताबों में, लेकिन दोनों नाम उसी के थे। तो उसके द्वारा रचित जो किताब, जिसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे अभी आने वाली क्लासेज में, शायद अब भी आ रखी होगी। तो जो भी है अर्थशास्त्र, ये काफी प्रसिद्ध किताब और बहुत खतरनाक नॉलेज है इस किताब में, आज भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 6 महाजनपदों के नामों की सूची बनाइए। मतलब हमको बहुत सारे, कितने महाजनपद है? पाठ का नाम है 16 महाजनपद, हमको सिर्फ 6 के नाम बताने, कोई से 6 बता दो जो आपको याद आए। मैंने मेन आसान आसान से लिख दिया आपके लिए, जो प्रचलन में थे, कुरु, पांचाल, मगध, काशी, वज्जी, गांधार, ठीक है। तो 6 मैंने लिख दिए हैं। हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। हर्यक वंश में प्रमुख शासक थे 3, जो कि किताब में डिस्कस हुए हैं। तो पहला था बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु और उसका बेटा उदयन। ये बाप बेटे थे, ठीक है। तो ये 3 राजा थे प्रमुख, जो कि जिन्होंने सल्तनत को बढ़ाने का काम किया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के शासक धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन कीजिए। यानी कि उनकी सैन्य शक्ति का मतलब है उसके पास कितनी सेना थी, कितना ताकतवर थी उसकी सेना, वो बताना है। नंद वंश के शासक धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है मल्ल और वज्जी महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है हमारे लिए, मतलब आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो कि बाकी सब लोग राजतंत्र अपनाए हुए थे, ये लोग जो है अपनी प्रणाली थी इनकी। मल्ल और वज्जी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में ये देखो कैसी प्रणाली थी, वो हमें डिस्कस करना है बस, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। अगर आप सोचो कि भाई ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, इधर रट लो बिल्कुल से, तो रटने वालों में नहीं है, बट हाँ ठीक है, चांसेस है कहीं ना कहीं पूछे जाने के, सो मैंने इसको एडअप करा है। अगर चांसेस भी नहीं लगते तो मैं इसको हटा ही देता फिर तो, और मान लो थोड़े बहुत सालों के बाद एग्जाम में नहीं आता ना, मैं वैसे ही हटा दूंगा इसको फिर तो। चलो देखते हैं, वो अपडेट होते रहेंगे, इसीलिए बोला अपडेट होते रहेंगे क्वेश्चंस आपको। तो वेबसाइट पे जो लिख रखा है ना मैंने, वहां पे चेकआउट कर लेना, और अगर 2-4 क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं जो पेपरों में आते रहेंगे, तो उनकी वीडियोज अलग से भी बना दिया करूंगा। तो प्ले लिस्ट खोल के देखोगे या जैसे भी है, अगर तुम प्ले लिस्ट में या पेज के ऊपर चेक करोगे तो आपको पता लगता रहेगा उन चीजों का। अब गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। तो ये है हमारा यहाँ पे इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था, तर्क सहित
कथन की पुष्टि कीजिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद करना आपको ये। और हाँ, ये प्रोबेबली 5 नंबर तक में आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो अगर ये आ जाता है हमारा 3 नंबर में तो आपको 3 पॉइंट लिखने, 5 नंबर में आता है तो कम से कम 5 पॉइंट लिखने। मैंने यहाँ पे आपके लिख दिए 6 पॉइंट। अब 6 पॉइंट लिखने का सेंस क्या है, क्योंकि आपको कोई से तो 5 याद आ जाएंगे। चलो देखते हैं। मगध के शासक बहुत योग्य और साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया था। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप में बहुतायत में थे। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने एक विशाल सेना तैयार करी, और जिसमें जो है पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। यहाँ की नदियां गंगा, सोन और चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो वो सारी चीजें थी जिससे एक सल्तनत को जिसकी जरूरतें थी। नए नगरों के उदय एवं धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी इसकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना दिया था। सिक्कों का प्रचलन बहुत पहले हो गया था इसमें। चलो आगे देखते हैं। महाजनपद काल में राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है स्पष्ट करना है बस, मतलब इनके बीच में अंतर स्पष्ट किया। जैसे सीधा पूछेंगे आपसे, एक सिंपल क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसका। ये तो अभ्यास में एज इट इज दे रखा था, एज इट इज दे दिया मैंने। बट हाँ, इसको एक सिंपल तरीके से पूछेंगे, राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था में क्या अंतर था, तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो क्या अंतर था, छोटा सा अंतर था। महाजनपद राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। बस यही मेन अंतर था। वहां पे राजा का चुनाव होता था, वहां पे राजा अपनी मर्जी से बन जाता था, जो भी जिसका मन करता था। महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कैसे जो है हमको साबित करना है कि कैसे विवाहों की मदद से उन्होंने खुद को ताकतवर बनाया। तो विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से, तथा परसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। उसने शाक्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह कर लिया और अंततः विवाह संबंधों से राज्य में मित्रता स्थापित हो गई। मतलब कि किसी का बेटा किसी की बेटी ऐसे विवाह करवा दिया ताकि जो है उनकी मित्रता बन सके, संबंधी बन जाए, और उसके बाद अगर एक रियासत, एक महाजनपद को जरूरत पड़ती है तो दूसरे वाला अपनी सेना उसके लिए भेज दे। तो वो टेक्निक वो इस्तेमाल करते थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ चांस है कहीं ना कहीं आने के, तो मैंने इसको एडअप करा है। अगला जो प्रश्न है, महाजनपद का निर्माण हुआ कैसे हुआ लिखना था यार। कैसे कहाँ चला गया, घर चला गया शायद ये। चलो ठीक है, कोई ना, मैं लिख देता हूँ। तो महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ। समाज की जो आरंभिक इकाई परिवार था, परिवार से ग्राम, ग्राम से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। बस ऐसे हुआ था और कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे था ये क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसको मैंने दिखा भी दिया आपको। तो ये थे आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस है, मान लो अगर एग्जाम में आ जाते हैं, ज्यादातर तो चांसेस रहेंगे इनमें से आ जाएंगे। बाकायदा मैं लिखता रहूंगा कि हाँ ये इस साल आया था, ये इस साल आया था। जो अभी तो देखो पेपर हुए ही नहीं है, पहली बार लिख रहा हूँ, तो भाई इनमें कुछ लिखा नहीं है। बाकी मान लो अगर ये 2022 के पेपर में आते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये 2022 में आया, ये 2023 में आया। तो इससे आपको आइडिया लगता रहे ये इंपॉर्टेंट ये इस साल आई, या ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। तो उससे आपको आइडिया लगता रहेगा, हाँ मेरे को ये अच्छे से याद करना चाहिए, ये कम याद करना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना जिनको सिर्फ पास होना होता है, तो उनके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। फिर अभी वो उस टाइम पे वो नहीं हो पाएगा ना, तो वो टाइम लगेगा उस चीज़ को तो होने में। सो इसीलिए मैंने जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं ताकि आप प्रैक्टिस तो कम से कम कर पाओ। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।